नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। बालोद दौरे से रायपुर लौटे हैं सीएम भूपेश बघेल। 4 दिनों के दौरे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौटे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आए हैं। बालोद के सभी विधानसभा में भेंट मुलाकात हुई, जनता से सीधा संवाद हुआ, जनता से शासकीय योजनाओं पर जनता ने संतोष जताया है। आज 3 दिन की भेंट मुलाकात कार्यक्रम बालोद जिले के सभी विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुए, जिसमें गुंडरदेही, दौंडी लोहारा और बालोद तीनों विधानसभा कंप्लीट हुए। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सभी वर्ग के लोगों से बात हुई, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, चाहे नौजवान हो, सबसे बात हुई। और सभी लोग शासकीय योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं और अपने अनुभव साझा भी किए हैं। और सभी लोगों ने शासकीय योजनाओं के बारे में संतोष व्यक्त किया, चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात हो, चाहे गोधन न्याय योजना की बात हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की बात हो, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की बात हो। सब लोगों ने कहा कि ये योजना का लाभ हम सबको मिल रहा है। 1 नवंबर से धान खरीदी होने का मामला है। खरीदी पर बीजेपी के श्रेय लेने पर सीएम भूपेश बघेल बोले हैं। उनका कहना है, हमारी तैयारी के बारे में उनको जानकारी हो गई है। जनता पहले से मांग कर रही थी, जब उनको पता चल गया तो झूठ बोल रहे हैं, अभी भी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कहने से कुछ होता है क्या, ऐसा कहा। और ऐसा होता है तो अपने समय में क्यों नहीं किया। तैयारी के बारे में शायद उनको जानकारी हो गई, उसके पहले नींद से जागे थे। जनता तो वही मांग कर रही थी। रायगढ़ में सब किसान मांग कर रहे थे, बालूद में गया तब मांग किया था, तो हमने तैयारी शुरू कर दी थी। और उसके बाद डिक्लेयर हुआ तो जबरदस्ती की झूठी हुआ। उनके कहने से कुछ होता क्या, वो पहले अपने समय में किए क्या जो अब वो उम्मीद करते हैं। खुद तो कभी बेचे नहीं। यहाँ भी श्रेय ले रही है क्या? यहाँ भी उनके पास कुछ है नहीं तो और क्या करेंगे। वहीं रमन सिंह के बयान पर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस विधायकों के भ्रष्टाचार की शिकायत पर बोले हैं सीएम। उनका कहना है, रमन सिंह पहले अपने परिवार के भ्रष्टाचार के बारे में बताएं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट गया हो, रमन सिंह ने उन्हें भेजकर हाईकोर्ट से स्टे लगवाया था। पहले बता लें, वो तो जांच मत हो करके तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष को हाईकोर्ट भेजा था, स्टे लिया हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है देश के इतिहास में कि भ्रष्टाचार की जांच न हो, इसके लिए विपक्ष के नेता हाई कोर्ट जाते हैं और स्टे लेकर आते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। रायपुर से ममता लांजेवाज हो गई हमारे साथ। ममता, भेंट मुलाकात कार्यक्रम करके लौटे हैं सीएम भूपेश बघेल। लोगों की समस्याएं जानी, कई समस्याओं का निराकरण भी किया है और बयानों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं धान खरीदी को लेकर भी सियासत छत्तीसगढ़ में अब शुरू हो गई। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 दिनों की जो दौरे हैं उसके बाद में लौटे हैं। बालोद जिले के दौरे पर थे और आज अधिकारियों की बैठक लेने के बाद में वो रायपुर लौटे हैं। उन्होंने कहा, इस अलग अलग मसलों पर उन्होंने बातचीत की। खासतौर पर अगर हम बात करें तो 1 नवंबर से जो धान खरीदी का निर्णय लिया गया है उसको लेकर बीजेपी लगातार श्रेय ले रही है। खासतौर पर अरुण साव ने का कहना है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद में लगातार बीजेपी कोशिश कर रही थी। उसके बाद सरकार ने ये को मजबूर होकर ये डिसीजन लेना पड़ा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शायद उन्हें हमारी तैयारियों की पहले से जानकारी हो गई थी, क्योंकि भेंट मुलाकात के दौरान लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों से मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए और यही वजह है कि उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारियां की गई। और चूंकि तैयारियों की बीजेपी को जानकारी लग गई तो उन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी और उसके बाद अब श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इतना ही था तो 15 सालों में उन्होंने क्या किया, 15 सालों में उन्होंने जो नहीं किया, अब कांग्रेस जो कर रही है उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होने वाला है कांग्रेस का, उसको लेकर भी बातचीत की। उनसे पूछा गया कि क्या अशोक गहलोत जो है वो उम्मीदवार के तौर पे हो सकते हैं, चूंकि वो कोची भी रवाना हो गए हैं, दिल्ली भी जा रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनका जो कार्यक्रम है पहले से तय था और जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे तभी कहा गया था कि 21 तारीख को वो जो है वो दिल्ली में मुलाकात करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि थोड़े दिन
प्रशासन की बदली है, उसके बाद सारी स्थिति जो है वो सामने आ जाएगी। थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, ये सामने आ जाएगा कि कौन जो है वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो संभालेंगे। और जाहिर तौर पर और अलग अलग मसले हैं जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं वो बस्तर की यात्रा पर जाने वाले हैं आज से, उसको लेकर उन्होंने कहा कि बस्तर की यात्रा वो किस उस पर करेंगे, क्योंकि बस्तर में बीजेपी ने अपने 15 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको लेकर जिसकी मिसाल वो दे सके। और बस्तर की जो जनता है वो बीजेपी को समझ चुकी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं, चाहे धान को लेकर अगर हम बात करें तो धान की को 1 नवंबर से खरीदी को लेकर श्रेय लगातार की जो राजनीति है वो जारी है। दूसरी बात अगर हम बात करें आरक्षण के मसले को लेकर, जो 58% सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो डॉक्टर रमन सिंह के समय में जो आरक्षण का जो नियम बदलाव किया गया था उसको हाईकोर्ट में जो चुनौती दी गई थी, हाईकोर्ट के निर्णय की वो हाईकोर्ट ने जो रद्द किया उसको लेकर उन्होंने कहा कि चूँकि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने आधी अधूरी तैयारी करके ये की थी और इसका जो खामियाजा है प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो निर्णय आया है उसका अध्ययन करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे बीजेपी ने जो सवाल उठाया था कि आज तक सरकार जो है इस मसले पर जो है वो कोर्ट का रुख नहीं की है या कोई भी, हम कह सकते हैं ममता जी कई मसलों को लेकर फिर से प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बालोद से बड़ी खबर है, संजारी बालोद दौरे पर रहे सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। 135 करोड़ की कुल 126 योजनाओं की सौगात दी। 109 करोड़ 54 लाख की 84 योजनाओं का भूमि पूजन किया। 26 करोड़ 31 लाख की 42 योजनाओं का लोकार्पण किया सीएम भूपेश बघेल ने। तो संजारी बालोद दौरे पर रहे सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। कई योजनाओं की सौगात दी है। 135 करोड़ की कुल 126 योजनाओं की सौगात दी सीएम भूपेश बघेल ने। वहीं बीजेपी के मिशन 2023 की तैयारियों पर बोले हैं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। हारी और जीती दोनों सीटों की समीक्षा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति पर काम करेंगे। हारी हुई सीटों को जीतने और जीती हुई सीटों को बचाने का लक्ष्य है। तो कांग्रेस की 2023 की चुनावी तैयारियों को लेकर मोहन मरकाम का ये कहना है कि हारी और जीती दोनों ही सीटों पर फोकस है। 2023 को लेकर हमारे आदरणीय पीएल पूनिया साहब के मार्गदर्शन में हम हारे सीटों के साथ साथ जीते सीटों में भी हम समीक्षा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। जो भी वो फीडबैक हमको दे रहे हैं उस हिसाब से आगे की रणनीतियों पे हम लोग काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की तैयारियाँ पहले से ही शुरू हो गई है और आज हम लोग बृहद रूप में हम लोग उसको गति देने का प्रयास कर रहे हैं। जो फीडबैक हम लोगों कार्यकर्ताओं से आया है उसको कैसे हम ठीक करें उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है जो हारे सीट हैं, जो 19 सीटें, उन सीटों में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटें जीतने का लक्ष्य रखें और जो जीते सीटें उनको कैसे सुरक्षित रखें उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के मिशन 400 दिन पर मोहन मरकाम बोले हैं हमारी सरकार को खाल फेंकने के दावे में दम नहीं है। हमारी सरकार आने के बाद हम 4 उपचुनाव जीते, नगर निकाय जीते। सरकार की उपलब्धियों के बदौलत 2023 में भी चुनाव जीते कि कांग्रेस। बीजेपी विपक्ष में है और वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम किसी दल को कमतर नहीं आंकते। 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 15 साल अगर कार्यकर्ताओं को ध्यान दिए होते तो ये दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। आज खोया हुआ जनाधार खोजने की जरूरत उनको नहीं पड़ती। ऑलरेडी छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको 15 साल मौका दिया और 15 साल सरकार में रहने के बाद 14 सीटों में सिमट जाते। इसका मतलब साफ है, सत्ता में आने के बाद कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया गया, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किया। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी से कोई नेता जुड़ना नहीं चाहता। आपने देखा होगा प्रदेश प्रभारी बदल जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदल जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल जाते हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं को पे अब विश्वास नहीं रहा है, जिसके कारण आज लगातार उन लोग बदल रहे हैं। इसका मतलब साफ है, छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अब विश्वास नहीं। दंतेवाड़ा से खबर है, नक्सलियों की सफाई की रणनीति बन रही है। सीआरपीएफ ने रणनीति बनाई है। बस्तर के 400 युवकों की भर्ती होगी।
स्थानीय बोली के जानकार युवकों की भर्ती की जाएगी। 10 अक्टूबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मूल आदिवासी युवाओं को इसमें मौका दिया जाएगा। अंदरूनी क्षेत्रों के आदिवासियों को इसमें मौका मिलेगा। दंतेवाड़ा से 128, बीजापुर से 128, सुकमा से 144 युवकों की भर्ती की जाएगी। तो नक्सलियों की सफाई के लिए सीआरपीएफ ने रणनीति बनाई है। रणनीति यह है कि बस्तर के 400 युवकों की भर्ती की जाएगी। स्थानीय बोली के जानकार युवकों को इसमें शामिल किया जाएगा। 10 अक्टूबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मूल आदिवासी युवाओं को मौका मिलेगा प्राथमिकता से। अंदरूनी क्षेत्रों के आदिवासियों को मौका मिलेगा। दंतेवाड़ा से 128, बीजापुर से भी 128 और सुकमा से 144 युवकों की भर्ती होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे दंतेवाड़ा संवाददाता अब्दुल हमीद जुड़े हुए हैं फोन पर। अब्दुल, नक्सलियों की सफाई के लिए सीआरपीएफ अब नई रणनीति पर काम करती हुई। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से बस्तर जिले में नक्सलियों की जो घुसपैठ है उसे और कम करने के लिए अब सीआरपीएफ की एक नई रणनीति की शुरुआत की है, जिसमें अब बस्तर के जो मूल आदिवासी हैं, जो अंदरूनी इलाकों से आते हैं और जो गोंडी और हल्बी भाषा को जानते हैं, अब उनको यहाँ पर भर्ती लेगी। सीआरपीएफ सिपाही की पोस्ट पर बताया जा रहा है 400 की संख्या में यहाँ पर आदिवासी युवकों की यहाँ पर भर्ती होगी और जो कि अंदरूनी इलाकों से आएंगे। यह युवा वही इलाकों से आएंगे जहाँ नक्सलियों की घुसपैठ है, जहाँ अंदरूनी इलाके हैं, जहाँ नक्सलियों की सूची बोलती थी। अब उन्हीं इलाकों से सीआरपीएफ में भर्ती होने के लिए यहाँ युवा सामने आने लगे हैं। हालांकि 10 अक्टूबर से जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और 28 अक्टूबर तक चलेगी। कहीं ना कहीं नक्सलियों के उन्मूलन के लिए यहाँ जो सीआरपीएफ की एक पहल है, आदिवासी युवाओं की यहाँ पर भर्ती जो 400 युवकों की, जिसमें दंतेवाड़ा से 128, बीजापुर से 128 और सुकमा जिले से 144 आदिवासी युवाओं की यहाँ पर भर्ती होनी है, उससे बहुत ज्यादा नक्सली और बैकफुट पर जाएंगे और कहीं ना कहीं सीआरपीएफ की नई रणनीति जरूर कारगर साबित होगी। ठीक है अब्दुल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबर धमतरी से, जहां चलती क्लास में एक छात्रा ने जहर खा लिया। खुर्द ब्लॉक के छाती गांव का मामला है, जहां माध्यमिक स्कूल में पढ़ाई चल रही थी और चलती क्लास के दौरान ही 11वीं की क्लास की छात्रा ने जहर खा लिया। इसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। गंभीर हालत में छात्रा को जिला अस्पताल उपचार के लिए एडमिट किया गया है और छात्रा ने जहर क्यों खाया ये अभी साफ नहीं हो पाया। धमतरी से खबर, क्लास में ही छात्रा ने जहर खा लिया। कुरुद ब्लॉक के छाती गांव का मामला है, जहां माध्यमिक स्कूल में क्लास में पढ़ाई चल रही थी और इसी दौरान एक छात्रा ने जहर खा लिया। 11वीं की क्लास की छात्रा ने जहर खा लिया है। हालांकि छात्रा ने ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया है ये अभी साफ नहीं हो पाया। जांच जारी। छात्रा को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में एडमिट किया है उपचार के लिए, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो धमतरी के कुरुद ब्लॉक के छाती गांव के माध्यमिक स्कूल में 11वीं की क्लास की छात्रा ने क्लास में ही जहर खा लिया है। क्लास में पढ़ाई चल रही थी और इसी दौरान छात्रा ने जहर खा लिया। लड़की की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है। जिला अस्पताल में उसको एडमिट किया गया है। हालांकि छात्रा ने ऐसा क्यों किया इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं फोन पर। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी, क्या ये पता चल पाया छात्रा ने ऐसा क्यों किया और छात्रा की अभी तबीयत कैसी? जी, जहाँ तक तबीयत की बात है तो डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उसके स्टमक की लगातार सफाई की जा रही है और उसे जो जरूरी दवाएं हैं वो दी जा रही है। वो लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है और उसके सेहत में सुधार हो रहा है। दूसरी चीज, छात्रा ने आकर स्कूल में जाकर ये जहर खाने की कोशिश क्यों की और जान देने की कोशिश क्यों, क्योंकि इसका जवाब किसी के पास नहीं है और ना ही उसके परिजन इस बात को समझ पा रहे हैं कि आखिर उनकी बेटी ने ये हरकत क्यों की, जान देने की कोशिश की। फिलहाल जो है छात्रा के ठीक होने का इंतजार है, ताकि वो बोलने बताने की स्थिति में जब आए
जब पुलिस उससे बयान लेगी तब जाकर इसका खुलासा जो कारण है वो सामने आ पाएगा कि आखिर छात्रा ने इस जहर क्यों खाया। लेकिन इस घटना से पूरे स्कूल में अभी खलबली मची हुई और सभी यही पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस छात्रा ने स्कूल में जाकर प्रार्थना के दौरान जहर देने खाने की कोशिश की। जी ठीक अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बिलासपुर से खबर है, बार में डांस के दौरान दो युवतियों में विवाद हो गया। एक युवती ने दूसरे की जमकर पिटाई कर दी। एक युवती नशे में धुत थी। एमिगोस बार की घटना है। तारबहार पुलिस मामले की जांच कर रही है। Make the video. I want that girl. I want that girl. ये लोग उस लड़की को बुला नहीं रहे, जानबूझ के इसको रोक दिए हैं। मैं बताती हूँ। रायगढ़ से बड़ी खबर है। रायगढ़ बिलासपुर मेमू ट्रेन में आग लगी है। ट्रेन में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई। खरसिया रेलवे स्टेशन के पास ये आग लगी है। इंजन के ऊपर लगे तार में अचानक से आग लग गई। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। हालांकि गनीमत यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। रायपुर में SC/ST छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले सैकड़ों छात्र अपनी मांगों को लेकर विभाग के मंत्री प्रेमसार सिंह टेकाम के बंगले पहुंच गए और इस दौरान छात्र मंत्री से मुलाकात करने के बाद पर रहे। सूचना मिलने पर बंगले पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को बंगले के बाहर ही रोक दिया। छात्रों ने मांग की है छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने की आयु सीमा में छूट दी जाए। इसके साथ ही छात्रावासों में प्रवेश के लिए 55% की अनिवार्यता को भी खत्म किया जाए। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर पहुंचे छात्र को पुलिस ने समझा बुझाकर वापस लौटाया। वहीं आज से बस्तर के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अरुण साव और नारायण चंदेल का बस्तर दौरा है। आज से 5 दिवसीय बस्तर का उनका दौरा है। कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा जाएंगे अरुण साव और नारायण चंदेल। बीजापुर और नारायणपुर भी जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। रायपुर से बड़ी खबर, आज गोधन योजना के हितग्राहियों को सौगात दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ऑनलाइन राशि का ट्रांसफर करेंगे। 7 करोड़ 4 लाख ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करेंगे। अब तक हितग्राहियों को 335 करोड़ 36 लाख का भुगतान हो चुका है। महिला समूहों को भी 81 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हो चुका है। गौठानों में अब तक 35,340 लीटर गौमूत्र की खरीदी हो चुकी है। खबर दुर्ग से, मासूम का अश्लील वीडियो वायरल हुआ है। स्थानीय लोगों का भड़का है आक्रोश इस घटना को लेकर। मोहनगर थाने का घेराव कर दिया है लोगों ने। मोहनगर थाने पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो दुर्ग से बड़ी खबर, मासूम का अश्लील वीडियो वायरल हो गया और स्थानीय लोग इससे गुस्सा हो गए। मोहनगर थाने का घेराव कर दिया है। गुस्से में लोगों ने, आक्रोश में। मोहनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी वहां पर पहुंची थी थाने का घेराव करने के लिए और विवाद की स्थिति वहां पर बन गई। दुर्ग से खबर है, जहां मासूम का अश्लील वीडियो वायरल हो गया है। इससे लोगों में काफी गुस्सा है, लोग आक्रोशित हैं। स्थानीय लोगों ने मोहनगर थाने का घेराव कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मिथिलेश जुड़े हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी है? घेराव की वजह क्या है? क्या मांग कर रहे हैं आरोपी को गिरफ्तार करने की लोग? देखिए, इनकी मांग सीधी सी है कि जो दोषी है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक 4 साल की मासूम है जिसका अश्लील वीडियो वायरल हुआ है। किसी को ये संबंधित को जानकारी प्राप्त हुई, उसके बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद में क्षेत्रवासियों का आक्रोश भड़क उठा है और वे मोहनगर थाना
में है, जमकर हंगामा किया जा रहा है। इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो भी दोषी तो तत्काल उसको पकड़ा जाए और उसके खिलाफ में बिल्कुल मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।